आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज हैदराबाद का दौरा किया और 2 मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया। वजीर आजम मोदी ने कहा कि हैदराबाद स्टेट की आज़ादी में उस वक्त के वजीर दाखिला सरदार पटेल का अहम रोल था। सरदार पटेल की दानिशमंदी की वजह से ही आज हैदराबाद को आज़ादी मिली है। उन्होंने आज जिले रंगारेड्डी के मुचंतल में हिंदुओं के रूहानी गुरु चिन्ना जीआर स्वामी के मठ में तंसीब करदा 11वीं सदी के विष्णु संत श्री रामानुजाचार्य के मुजस्समे मसावात की नकाब कुशाई की और खुसूसी पूजा में शिरकत की। बाद अज़ां मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि आज यहाँ जिस शख्सियत के मुजस्समे की नकाब कुशाई की गई है वो एक दौर के रामानुजाचार्य हैं, जिन्होंने तमाम कौमों में मसावात लाने के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। उन्होंने दलितों को मंदिरों में दाखिले की इजाज़त दी और ये पैगाम दिया कि इंसान का मजहब अहमियत नहीं रखता बल्कि उसके अखलाक अहमियत रखते हैं। रामानुजाचार्य के मसावात का उसूल हिंदुस्तानी दस्तूर की स्पिरिट है। उन्होंने कहा कि अदम मसावात को ख़त्म करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी काफ़ी खिदमात अंजाम दी। रामानुजाचार्य की तालीमात में कभी इम्तियाज़ नहीं था। उन्होंने 11वीं सदी में ही इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए काम किया। वज़ीर आज़म ने आज जिस मुजस्समे की नकाब कुशाई की है, ये मुजस्समा 216 फीट तवील खत का है। 45 एकड़ पर इस मुजस्समे को और उसके अतराफ के इलाके में 108 मंदिरों को तामीर किया गया है, जिस पर 1200 करोड़ रुपए खर्च किए गए। कबल अज़ीं वज़ीर आज़म ने पटनचेरू में एक रिसॉर्ट की गोल्डन जुबली तकारीब में शिरकत की और इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल एग्रीकल्चर से ज़राअत के शोबे में कई तब्दीलियां लाई जा सकती हैं। उनकी हुकूमत डिजिटल एग्रीकल्चर को फ़रोग़ देने के मकसद के तहत काम कर रही है। साथियों, क्लाइमेट चेंज वैसे तो दुनिया की हर आबादी को प्रभावित करता है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा प्रभावित लोग वो होते हैं जो समाज के आखिरी पायदान पर होते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, जो विकास की सीढ़ी में ऊपर चढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में हमारे छोटे किसान हैं और भारत में 80-85% किसान छोटे किसान हैं। हमारे छोटे किसान क्लाइमेट चेंज की बात उनके लिए बहुत बड़ा संकट बन जाती है। इसलिए भारत ने क्लाइमेट चैलेंज से निपटने के लिए दुनिया से इस पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया है। भारत ने 2070 तक 2070 तक नेट जीरो का टारगेट तो रखा ही है। हमने लाइफ मिशन, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, इस लाइफ मिशन की जरूरत को भी हाईलाइट किया है। उसी प्रकार से प्रो प्लेनेट पीपल एक ऐसा मूवमेंट है जो क्लाइमेट चैलेंज से निपटने के लिए हर कम्युनिटी को, हर इंडिविजुअल को क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी से जोड़ता है। ये सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज जब मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत के लिए हैदराबाद पहुंचे, तब शमशाबाद एयरपोर्ट पर गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन, मरकजी वजीर किशन रेड्डी के अलावा हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने उनका इस्तकबाल किया। कबल अज़ीं डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी ने दीगर आला ओहदेदारों के साथ सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। पंजाब के वाक़े के पेश नज़र वज़ीर आज़म शमशाबाद एयरपोर्ट से बजरिया हेलीकॉप्टर पटनचेरू के एक रिसॉर्ट रवाना हुए और वहां से वो शाम 5 बजे मुंचंतल में मुजस्समे मसावात की नकाब कुशाई के लिए बजरिया हेलीकॉप्टर पहुंचे। वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करने के लिए चीफ मिनिस्टर KCR एयरपोर्ट पर मौजूद नहीं थे। बताया जाता है कि नासाजियत तबीयत की वजह से वो नहीं आ सके। ताहम सियासी हल्कों में कहा जा रहा है कि मरकज और रियासत के दरमियान हालिया तनाव की वजह से KCR ने खुद को इस दौरे से दूर रखा। हैदराबाद आमद से कबल वज़ीर आज़म मोदी ने एक ट्वीट करके बताया कि वह हैदराबाद पहुंचने के लिए बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं।
सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने उन पर पेश आए कातिलाना हमले के बाद पहली मर्तबा उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस मौके पर बैरिस्टर अवैसी ने जज्बाती अंदाज में कहा कि उन पर 4 राउंड फायरिंग की गई, लेकिन अल्लाह ने उन्हें महफूज रखा। उन्होंने कहा कि गांधी को मारने वाले गॉडसे के वारिसों ने ही उन पर हमला किया है। सदर मजलिस ने कहा कि मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं हूं, जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफ़ों में तलाश करो। खबरजी सदर मजलिस ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि मुझे मौत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कुदरत फैसला ना करे, ये हमारा ईमान है। और पूरे भारत में अगर कोई ये कह रहा था कि तबलीगी जमात कोविड के फैलने की जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जो ऐसी तंजीम है जो इखलास की बुनियाद पर काम किया जाता है, तो किसी में हिम्मत नहीं थी। न समाजवादी पार्टी के नेता में हिम्मत थी, न आरएलडी न बसपा के नेताओं में हिम्मत थी ये इस ताल्लुक से कुछ कह सके। अगर पूरे मुल्क में कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने आवाज उठाई तो उसका नाम असदुद्दीन अवैसी था, जिसने तबलीगी जमात को बदनाम करने की साजिश की मजम्मत की। छपरौली की आवाम को मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब आप 10 फरवरी के दिन अपने वोट का इस्तेमाल करने जाएंगे तो याद करिए कि जब कोविड की वेव में आप जानते हैं कि 27 दिन में करीब 30 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई थी छपरौली विधानसभा में। कहां पे नजर आए मुख्यमंत्री की सरकार या मुख्यमंत्री नजर नहीं आए। जब रोज कोई ना कोई छपरौली विधानसभा में एक शख्स मर रहा था कोविड से, उस वक्त सरकार नहीं थी, उस वक्त यहां पर बीजेपी के एडमिनिस्ट्रेशन से कोई नहीं था। आपको ये बात वोट डालने से पहले याद रखनी चाहिए। तीसरी बात जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि छपरौली विधानसभा में 10वीं जमात के बाद यहां पर कोई तालीम का, कोई शिक्षा का इंतजाम नहीं है। बताइए कौन सा विकास का काम, कौन सा काम बीजेपी की सरकार ने किया। चौथा, यहां पर गवर्नमेंट के कॉलेज की जरूरत है तो उसका इनाफिस इंतजाम किया गया। यहां पर 13 लाख की आबादी में सिर्फ 24 पब्लिक हेल्थ सेंटर काम कर। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के टी रामाराव ने दस्तूर में तरमीम की चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की अपील की तायद करते हुए कहा कि अपोजिशन पार्टियां इस मसले को अपने जाती मफादात के लिए सियासी रंग देने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने मरकजी बजट में तेलंगाना के साथ इम्तियाज बरते जाने पर मरकज पर एतराज किया। उन्होंने बजट में दलितों और किसानों के साथ कोई नाइंसाफी का भी तस्करा किया, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के कायदीन तेलंगाना के साथ मरकज के सौतेले सुलूक पर सवाल करने के बजाय चीफ मिनिस्टर की अपील को सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। नागर कर्नूल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद के टी रामाराव ने बताया कि 2001 में साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने दस्तूर में तरमीमात की सिफारिश के लिए कमेटी तश्कील दी थी। RSS सरबराह मोहन भागवत नए दस्तूर का मुतालबा कर रहे हैं। क्या इसे भी डॉक्टर BR अम्बेडकर की तौहीन तस्वुर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि माजी में मरकज में कांग्रेस और बीजेपी हुकूमतों ने दस्तूर में 105 मरतबा तरमीम की। क्या उसका मतलब यह है कि उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर या उनके नजरियात के खिलाफ इकदाम किए हैं। KT रामाराव ने कहा कि दस्तूर के मुअम्मा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने खुद कहा था कि अगर हुकूमतों ने दस्तूर की दफात से इनहराफ किया और इस पर इस तरह से अमल नहीं किया जिस तरह से अमल करने के लिए उन्हें बनाया गया, तो वो खुद दस्तूर को जला देंगे। KT रामाराव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव अम्बेडकर के हकीकी हामी है। उन्होंने रियासत में अम्बेडकर के उसूलों और तालीमात को फैलाया है और उसी पर अमल करते हुए तेलंगाना रियासत हासिल की है। KTR ने सवाल किया कि अगर NDA हुकूमत दलितों की तरक्की की पाबंद है तो उसे मुल्क भर में दलित बंधु पर अमल करना चाहिए। उन्होंने हैदराबाद के दौरे पर आए वज़ीर आज़म का हवाला देते हुए उनसे अपील की कि वो तेलंगाना और गुजरात के साथ अलग अलग सलूक ना करें। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 7 वर्षों के दौरान मरकजी हुकूमत ने मुख्तलिफ रियासतों को 8 IIMs, 100 नवोदया स्कूल्स और कई मेडिकल कॉलेजेस मंजूर किए, लेकिन उनमें से तेलंगाना के लिए एक भी इदारा मंजूर नहीं किया गया।
चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 11 जनवरी को जनगांव जिला कलेक्ट्रेट की इमारत और जनगांव डिस्ट्रिक्ट टीआरएस भवन का इफ्तिताह करेंगे। वजीर पंचायत राज इरवली दयाकर राव ने मीडिया को यह बात बताई। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के दौरे जनगांव के मौके पर एक अवामी जलसे का भी एहतमाम किया जाएगा। वजीर पंचायत राज ने आज टीआरएस के कायदीन बशमुल नायब सदर तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड बी विनोद कुमार, गवर्नमेंट चीफ विप डी विनय भास्कर, रुकन पार्लियामेंट पी दयाकर और मुत्तहिदा जिले वरंगल के अरकान मुखरना के साथ मिलकर जलसे आम के मकाम का मायना किया और इंतजामात का जायजा लिया। बाद अज़ां उन कायदीन ने जनगांव जिला कलेक्ट्रेट के तामीरी कामों का भी मुशाहिदा किया। टीआरएस के रुकने राज्यसभा और सूर्यापेट जिले के टीआरएस सदर लिंगिया यादव ने आज इस बात का दावा किया कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में टीआरएस पार्टी रियासत में तीसरी मर्तबा इख्तिदार में आते हुए हैट्रिक बनाने वाली है। उन्होंने आज कुड़ाड में टीआरएस जिले सुदूर की हैसियत से जिले सदर की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए रुकने राज्यसभा लिंगिया यादव ने कहा कि आने वाले इंतखाबात में मुत्तहिदा जिले नलगुंडा के तमाम 12 असेंबली हलकों में टीआरएस के उम्मीदवारों की कामयाबी यकीनी है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के दावे के मुताबिक आइंदा इंतखाबात में टीआरएस पार्टी को 105 सीटों पर कामयाबी हासिल होगी। इस तरह तीसरी मर्तबा कामयाबी हासिल करते हुए टीआरएस इख्तिदार की हैट्रिक बनाने वाली है। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी की अपील पर आज रियासत के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के खिलाफ दस्तूर की तौहीन का इल्जाम आयद करते हुए शिकायत दर्ज करवाई गई। पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के हल्का इंतखाब गजबेल के पुलिस स्टेशन में मकामी कांग्रेस कायदीन के साथ मिलकर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने गजबेल के सर्कल इंस्पेक्टर वीरा प्रसाद से मुलाकात करते हुए बताया कि मरकजी बजट पर मीडिया को अपना रद्द-ए-अमल देते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने बजट के नुकसानात और फवायद या फिर तेलंगाना के साथ बजट में हुई नाइंसाफियों का कोई तस्करा नहीं किया। ताहम उन्होंने दस्तूर को बदल देने और नया दस्तूर तैयार करने का मुतालबा किया जो दस्तूर की तौहीन है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जिस दस्तूर की बदौलत चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज होने वाले चंद्रशेखर राव आज उसी दस्तूर को बदल देने का मुतालबा कर रहे हैं, इसीलिए उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर की जानिब से दस्तूर पर किए गए रिमार्क्स की एक अखबार और एक न्यूज़ चैनल में नुमाया तशहीर की गई है। ये अखबार और न्यूज़ चैनल वज़ीर आला चंद्रशेखर राव या उनके रिश्तेदारों की मिल्कियत है, इसलिए उन दो मीडिया हाउसेस की इंतजामिया के खिलाफ भी क्रिमिनल केसेस दर्ज किए जाएं। పార్లమెంట్ సభ్యులుగా స్థానికంగా ఎక్స్ఎమ్మెల్యేగా పౌరుడుగా వారు ఫిర్యాదు చేసి వారితో పాటు వారేమో రిటర్న్ కంప్లైంట్ చేసిండ్రు. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన దాంట్లో కూడా మీకు ఓరల్ కంప్లైంట్ చేస్తున్నాను. నేను రిటర్న్ ఆర్ ఓరల్ కంప్లైంట్స్ మీరు జీడీలో ఎంట్రీ చేసి మీరు ఎఫ్ఐఆర్ చేసి విచారించవచ్చు. వారిదేమో రాతపూర్వకమైన ఫిర్యాదు, మీరు వారికి అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఇచ్చి ఆ ప్రాసెస్కి ఇన్వాల్వ్ మీరు సహకరించండి. నేను పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా పర్సనల్గా నేను మీకు ఓరల్ కంప్లైంట్ చేస్తున్నాను. ఈ ఓరల్గా నేను చెప్పిన దాన్ని కూడా మీరు ఫిర్యాదు రూపంలో కన్వర్ట్ చేసుకొని దీన్ని కూడా పరిగణలోకి తీసుకొని మీరు వారి మీద కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేయాల్సిందిగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఇది మా కంప్లైంట్ సారాంశం. మనం కాపీ ఇచ్చేది ఉంటే కదా, మన దగ్గర కాపీ ఉంటే మన అందరికీ రాజ్యాంగం కాపీ న్యాయం చేసినప్పుడు ఇంటర్ సమానమే పెద్దలు సమానమే. సీఎం గారు కూడా సీఎం గారు కూడా కాన్స్టిట్యూషన్ తీసుకురామా రాజ్యాంగం
सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी चाड़ा वेंकट रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत की तरफ से पेश किया गया बजट कॉरपोरेट शोबे के लिए मुकम्मल तौर पर फायदेमंद है। तेलंगाना के करीमनगर जिला हेडक्वार्टर्स में सीपीआई के दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस बजट से तेलुगु रियासतों को कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के मौके पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से किए गए वादों पर यह बजट खामोश है। उन्होंने कहा कि गरीब व मुतवस्सित तबके के अफराद को इस बजट से फायदा नहीं पहुंचेगा। उन्होंने दस्तूर में तब्दीली से मुतालिक वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के रिमार्क्स पर सवाल किया कि आइन को तब्दील करने का क्या फायदा। उन्होंने कहा कि मरकज ने पहले ही ज्यादातर सरकारी कंपनियों को फरोख्त कर दिया है, जिनमें LIC भी शामिल हो गई है। कबल एयर इंडिया को फरोख्त कर दिया गया था। बीजेपी के साबिक रुकन पार्लियामेंट सी जंगारेड्डी का 92 बरस की उम्र में देहांत हो गया। वो कुछ अरसे से अलील थे। आज सुबह 10 बजे नामपल्ली में वाक़े बीजेपी के दफ्तर में पार्टी कारकुनों और कायदीन ने उन्हें खिराज अकीदत पेश किया, जिसमें बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय, मरकजी वज़ीर सियाहत जी किशन रेड्डी ने भी शिरकत की। जंगारेड्डी ने परकार हल्के से असेंबली में और हनमकुंडा हल्के से लोकसभा में नुमाइंदगी की थी। उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव को शिकस्त दी थी। 1984 में बीजेपी के सिर्फ 2 अरकान पार्लियामेंट थे, जिनमें से एक जंगारेड्डी भी थे। उनकी मौत पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी ताज़ियत का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया कि उन्होंने आनजहानी बीजेपी लीडर के फर्जन से फोन पर बात करके ताज़ियत का इजहार किया है। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने भी ताज़ियत का इजहार किया, जबकि रियासती वजीर एरवली दयाकर ने उनकी रिहाइश गाह पहुंचकर उनके अफराद खानदान से मुलाकात की। अरे अन्ना अरे भैया अरे बराबर भाई अट सైడ్ అండి అట్ సైడ్ అన్న అక్కడ అట్ సైడ్ మేడం మేడం రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ యొక్క స్వయం సేవక్గా దాంతో పాటు మేము పుట్టకముందే 67లో జనసంఘ నుంచి శాసనసభ్యునిగా, తిరిగి 78లో జనతా పార్టీ నుంచి శాసనసభ్యునిగా, 83లో భారతీయ జనతా పార్టీ శాసనసభ్యునిగా, తిరిగి 84 సంవత్సరం పాటు భారతీయ జనతా పార్టీ శాసనసభ్యుగా ఉన్న తర్వాత 84లో దేశంలో 2 ఎంపీలు భారతీయ జనతా పార్టీ నుంచి, ముఖ్యంగా దక్షిణాదిలో మొట్టమొదటి ఎంపీ జంగారెడ్డి గారు. దేశవ్యాప్తంగా చర్చ జరిగింది. 2 ఎంపీలు దేశంలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి దక్షిణాది నుంచి జంగారెడ్డి గారు PV నరసింహారావు మీద దాదాపు 54,000 ఓట్ల మెజార్టీతో గెలిచినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి అని చెప్పి చర్చ జరిగింది. మేము కేంద్ర స్వర్గస్థులు కావడము భారతీయ జనతా పార్టీకి, తెలంగాణ సమాజానికి, మన రాష్ట్రానికి కూడా చాలా నష్టం. వారు కష్టపడి రైతుల మధ్యన, ప్రజల మధ్యన, రైతు కూలీల మధ్యన పనిచేస్తూ ప్రజాప్రతినిధిగా వారు మరి అనేక సార్లు గెలవడం జరిగింది. PV నరసింహారావు గారిని హన్మకొండ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం నుంచి కూడా ఆ రోజు జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో జంగారెడ్డి గారు విజయం సాధించడం జరిగింది. వారు గ్రామీణ ప్రాంతాలలో కరెంటు జంగన్నగా పేరుంది వారికి. గ్రామీణ ప్రాంతాలలో వ్యవసాయ రంగానికి విద్యుత్ కనెక్షన్స్ ఇప్పించడంలో మొదటి నుంచి రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ యొక్క స్వయం సేవక్గా
कॉलेजी हेल्थ यूनिवर्सिटी ने कन्वीनर कोटा के तहत बीडीएस कोर्सेज में निश्चितों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। बीडीएस कोर्सेज में दाखिलों के ख्वाहिशमंद तलबा को 6 फरवरी से वेब ऑप्शन का इंतखाब करने का मशवरा दिया गया है। वेब ऑप्शन का इंतखाब 8 फरवरी तक किया जा सकता है। उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया कि वो एक ही मरतबा तमाम कॉलेजेस में वेब ऑप्शन का इंतखाब करें। अब नजर कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 74,803 अफराद का कोविड का टेस्ट किया गया, जिसमें 2,098 अफराद मुस्बित पाए गए। इसी दौरान 2 और अफराद की इस मोजी वायरस की वजह से मौत हो गई, जिसके बाद कोविड की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 4,099 हो गया है। पिछले 24 घंटों में 3,801 अफराद ने कोविड को मात दी है। रियासत में फिलहाल 29,226 अफराद का कोविड का इलाज जारी है। मशहूर और मारूफ गुलकारा लता मंगेशकर की तबीयत एक बार फिर इंतहाई नासाज हो गई है। उनकी हालत को डॉक्टर संगीन बता रहे हैं और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। लता मंगेशकर का आईसीयू में इलाज चल रहा है और डॉक्टर्स की सख्त निगरानी में है। ये जानकारी ब्रिच कैनेडी हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रतीत समदानी ने दी है। यह खबर सामने आने के बाद लता मंगेशकर के चाहने वालों और बॉलीवुड से जुड़ी हस्तियों ने उनकी बेहतर सेहत के लिए दुआएं मांगनी शुरू कर दी हैं। वाज़ेह है कि 11 जनवरी को यह खबर सामने आई थी कि लता मंगेशकर कोरोना पॉजिटिव हैं। उसके बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उनके कुंबी की तरफ से बयान जारी किया गया था कि लता मंगेशकर में कोरोना की हल्की अलामत है। उन्होंने बताया था कि उनकी उम्र को देखते हुए आईसीयू में दाखिल किया गया ताकि उनकी ठीक से देखभाल की जा सके। तब से लता मंगेशकर अस्पताल में ही दाखिल हैं। डॉक्टरों ने कई बार ये इत्तला दी कि वो खतरे से बाहर हैं और जल्दी अस्पताल से घर मुंतकिल हो सकती हैं, लेकिन अब एक बार फिर उनकी तबीयत बिगड़ने से लोगों में तशवीश पैदा हो गई है। शहर हैदराबाद के शेखपेट फ्लाईओवर पर पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। जराये के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में बाइक सवार शख्स बाइक के साथ फ्लाईओवर से नीचे गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस हादसे के साथ ही मकामी अफराद की बड़ी तादाद वहां पहुंची, जिन्होंने पुलिस को इस बात की इत्तला दी। बादशाह पुलिस वहां पहुंची, जिसने उस शख्स की लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल के मुर्दा खाने में महफूज कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मकामी अफराद ने कहा कि कार की तेज रफ्तारी हादसे का सबब है। मरने वाले शख्स की शिनाख्त सॉफ्टवेयर इंजीनियर भरद्वाज के तौर पर की गई है। हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ असेंबली के रूबरू आज शाम पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में स्कूटर हलाक हो गया, जिसकी शिनाख्त आउटसोर्सिंग मुलाजिम मुरली कृष्णा की हैसियत से हुई, जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में आउटसोर्सिंग मुलाजिम है। सैफाबाद पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार आरटीसी बस ने स्कूटी को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में मुरली कृष्णा मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। रियासत तेलंगाना के जिले मुल्क में एक पादरी ने लड़की को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की। ये शर्मनाक वाकया गोविंदापुर मंडल के चिलवाई में पेश आया। मौजू की लड़की के साथ पादरी 42 साल तिरुपति ने असमत रेजी की कोशिश की। लड़की की चीखों पुकार पर मकामी अफराद ने वहां पहुंचकर लड़की को बचा लिया। इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की गई है। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ केस दर्ज करके उसे हिरासत में ले लिया। तेलंगाना के जिले निजामाबाद में पुलिस ने जिस्म फरोशी के अड्डे पर छापा मारा। मकामी प्रगति नगर के एक मकान में ये अड्डा चलाया जा रहा था। टास्क फोर्स ने बावसूख ज़राए की इत्तला पर यह धावा किया और 11 अफराद को पकड़ लिया, जिनमें दलाल खातून के अलावा 2 गाहक और 8 लड़कियां शामिल हैं। पुलिस ने उन लड़कियों को वहां से आज़ाद करवा लिया। इब्तिदाई तहकीकात में पता चला कि काम की तलाश में आने वाली लड़कियों और खवातीन के जरिए ये काम करवाया जा रहा था।
हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर बैरूनी करेंसी के जब्ती का सिलसिला जारी है। एक मखसूस इत्तला पर DRI यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, BZU और दीगर जांच एजेंसियों ने 2 मुसाफिरीन के पास से बैरूनी करेंसी की स्मगलिंग की कोशिश का मामला उनके खिलाफ दर्ज किया। ये दोनों मुसाफिर हैदराबाद से दुबई जाने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास से जुमला 38,58,000 रुपए मालियत की बैरूनी करेंसी जब्त की गई और उनसे पूछगछ की जा रही है। वाज़ेह है कि हालिया अरसे में इस एयरपोर्ट पर बैरूनी करेंसी की जब्ती के मामलात में इजाफा हो गया है और कई मुसाफिरीन के खिलाफ मामला दर्ज किए गए हैं। सालगिरह की तकरीब से वापसी के दौरान बाइक के बिजली के पोल से टकरा जाने के नतीजे में 3 तुलबा हलाक हो गए। यह हादसा आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर के मंगलगिरी मंडल के कृष्णा पालम गांव की सड़क पर पेश आया। महलूकीन की शिनाख्त जिले के पिनुमाका के रहने वाले अफराद के तौर पर की गई है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब हालत नशा में तेज रफ्तारी के साथ बाइक चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये बाइक बिजली के पोल से टकरा गई। हादसा इतना खतरनाक था कि एक तालिबे इल्म की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दीगर 2 जख्मों के लिए इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किए जा रहे थे, तब उनकी मौत हो गई। इस हादसे से तीनों के खानदानों पर गम का पहाड़ टूटा। इस हादसे की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों के दौरान अकल तरीन दर्जे हरारत दर्ज किए जाने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने अपने बुलेटिन में कहा कि दर्जे हरारत में 2 से 4 डिग्री की कमी होगी। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद समेत दीगर अजला में अकल तरीन दर्ज हरारत में गिरावट होगी, अगरचे कि महकमे मौसमियात ने अकल तरीन दर्ज हरारत में बतदरीज इजाफे की पेशगोई की है। चंद दिन पहले ये की गई है, ताहम रियासत के बेशतर हिस्सों में कोहर की शदीद लहर देखी जा रही है। सुबह के औकात में कोहर की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा है। अब कुछ खबरें क्रिकेट से जुड़ी। राजस्थान की दारुल हुकूमत जयपुर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का संग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर वजीर आला अशोक गहलोत, BCCI के सदर सौरव गांगुली और सेक्रेटरी जय शाह समेत राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के ओहदेदार मौजूद थे। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सदर वैभव गहलोत ने कहा कि इस बैनुल अक़वामी स्टेडियम के प्रोजेक्ट को 2.5 से 3 साल में मुकम्मल करने का हदफ है। जयपुर में भी 100 एकड़ अराजी पर एक बैनुल अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। यह मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। इसमें 75,000 शायकीन के बैठने की गुंजाइश होगी। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के नए कप्तान रोहित शर्मा का मानना है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ एक रोजा सीरीज में ज्यादा तब्दीली की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि टीम में खिलाड़ियों के किरदार को वाजे करना मुस्तकबिल में फैसला कुन होगा और टीम के लिए फायदेमंद साबित होगा। सफेद गेंद के हिंदुस्तानी कप्तान की शक्ल में रोहित शर्मा की मुद्दतकार इतवार यानी 6 फरवरी को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले एक रोजा मैच से शुरू होगी। इससे कबल रोहित शर्मा ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वहां भी बहुत कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, हमें बस हमारे सामने पेश किए जा रहे खेल के मुख्तलिफ हालात के मुवाफिक होने की जरूरत है। हमने वाकई में कुछ सालों से ज्यादा वक्त में अच्छी क्रिकेट खेली है। I mean, firstly, I would like to wish them the best for the finals. They've played some solid cricket to reach the finals. So I wish them the very best. The effort that they've put. I was in Bangalore with them, and they were practicing really hard, specific practice before they left for Dubai to play that Asia Cup, and then went on to play the World Cup. I mean, the chat I had with them was about sharing my experience of playing the World Cup, Asia Cup, how it is to play against different opponents. That's the challenge of ICC tournaments, because bilateral series, you play one opposition, you know what you can come up with. If you have one bad game, you know exactly what you need to do in the second and third one. But when you're playing ICC tournaments, the different opposition challenge you in a different way. And I was just talking with them about how you need to plan against different opposition, and how important it is to go and enjoy the moment as well. I think without thinking anything, it's important that you first try and enjoy that moment, because not every day you reach finals and you play the World Cup finals. नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।